नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। और इस शो में हम आगे आपको बताएंगे कि किस तरह के संकेत मिल रहे हैं सुबह सुबह ग्लोबल मार्केट से, साथ ही भारतीय बाजारों में क्या रणनीति अपनाएं, इस पर भी आगे चर्चा करेंगे। और खबरों वाले शेयर्स, कमोडिटी और ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स भी एक एक करके आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट से। हमारे साथ कुछ ही देर में विश्व मोहन भी जुड़ेंगे जो कि आपको पूरा अपडेट लेंगे। लेकिन एक बार एशियाई बाजारों पर नजर डालें तो शुरुआत कुछ मिली जुली यहां पर देखने को मिल रही है। गिफ्ट निफ्टी जरूर हरे निशान में दिख रहा है, लेकिन मामूली बढ़त के साथ यहां पर गिफ्ट निफ्टी कारोबार कर रहा है। करीब 19,631 के आसपास के लेवल्स इस वक्त गिफ्ट निफ्टी में है और यहां पर सपाट ही कारोबार हो रहा है। हल्के हरे निशान में है गिफ्ट निफ्टी, लेकिन बाकी सभी अगर इंडेक्स को देखेंगे तो वहां पर लाल निशान में ट्रेड हो रहा है। हांगकांग के बाजार करीब 150 अंक नीचे हैं। कोरिया के बाजार भी करीब 21 अंक नीचे हैं। जापान के बाजार भी देखेंगे तो वहां पर भी करीब 60 अंकों की गिरावट है और चीन के बाजार भी लाल निशान में ही कारोबार कर रहे हैं। तो सभी के सभी इंडाइसेस आज हम देख रहे हैं कि लाल निशान में है, लेकिन गिफ्ट निफ्टी हरे निशान में अपने आप को टिकाए रहने की कोशिश कर रहा है। अब आगे हमारी नज़र बनी रहेगी कि यहाँ पर किस तरह की चाल नज़र आती है। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ग्लोबल मार्केट की। और कल भी हमने देखा कि काफ़ी कुछ डेवलपमेंट होते हुए नज़र आए यूएस के बाज़ारों में भी। एक बार समझ लेते हैं कि क्या कुछ अपडेट वहाँ पर आए और कैसे संकेत मिल रहे हैं ग्लोबल मार्केट से, और बॉन्ड और कमोडिटी मार्केट में किस तरह की हलचल है ये भी समझ लेते हैं। विश्व मोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। विश्व मोहन, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले अमेरिकी बाजारों की बात करें तो अब पूरी तरह से फोकस फेड की बैठक पर है। फेड का अगला स्टांस क्या रह सकता है, ब्याज दरों को लेकर उनका रुख क्या है, इस पर अब नजर है। और उसी चिंता में बाजार टूट रहे हैं, क्योंकि अब तक के जो डेटा आ रहा है इंस्टीट्यूट पर सप्लाई मैनेजमेंट के, जो यूएस के जो सर्विसेज इंडेक्स के जो डेटा है वो अनुमान से काफ़ी बेहतर है, 6 महीने की ऊंचाई पर है। तो अब तक के जो भी डेटा आ रहे हैं इससे कहीं भी वीकनेस के संकेत यूएस की इकोनॉमी को लेकर नहीं मिल रहे हैं। आपने देखा भी था नॉन फार्म पेरोल वगैरह में भी उस तरह की गिरावट नहीं थी। हालांकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बेरोजगारी दर थी, वो भले ही ज़्यादा थोड़ी दिख रही थी, लेकिन अभी भी वो चिंताजनक स्थिति में नहीं है। इससे हो सकता है कि फेड के रुख में सख्ती दिखे। हालांकि जितने भी ट्रेडर्स हैं, 93% जो ट्रेडर्स हैं उनका यही मानना है कि सितंबर की 19-20 सितंबर को जो बैठक होगी फेड की, उसमें ब्याज दरें नहीं बढ़ेंगी, ब्याज दरें स्थिर रहेंगी। लेकिन नवंबर में जो ब्याज दर की संभावना है वो 40% ट्रेडर्स मानते हैं कि वहां पर ब्याज दरें बढ़ाई जा सकती है, और सितंबर के बैठक की जो कमेंट्री रहेगी वो सख्त रह सकती है। ये एक चिंता का विषय, और यही वजह है कि हमने देखा था कि आधे से पौने % की गिरावट अमेरिकी बाजारों में दिखी। टेक शेयरों पर सबसे ज़्यादा दिखा, 1% से ज़्यादा की गिरावट हमने नास्डैक में देखा। एप्पल के शेयर में 3% से ज़्यादा की गिरावट दिखी, और यूरोप पर भी यही दबाव है। हालांकि यूरोप मार्केट का पूरा फोकस क्रूड ऑयल पे था, जो लगातार तेजी के मूड में है। $91 के आसपास ब्रेंट क्रूड का भाव चला गया है, तो क्रूड ऑयल पर फोकस से वहाँ पर दबाव बना। ज़्यादातर सेक्टर वहाँ पर निगेटिव जोन में ही बंद हुए। हाउस होल्ड सेक्टर और बैंकिंग में यूरोप के मार्केट में ज़्यादा दबाव दिखा। एशियाई बाजारों की बात करें तो एशियाई बाजार में ज़्यादातर कमजोरी के साथ शुरुआत हुई है। हालांकि निक्केई में शुरुआती तेजी दिख रही थी, लेकिन वो तेजी अब गायब हो गई है। अब फोकस चीन के आने वाले ट्रेड डेटा पर है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के डेटा है। अगस्त में करीब 9% से 9.25% के आसपास यहाँ पर वीकनेस की संभावना है। एक्सपोर्ट भी कम रहने की संभावना है और इंपोर्ट भी कम रहने की संभावना है। जो जुलाई से हालांकि बेहतर कह सकते हैं, क्योंकि जुलाई में 14% के आसपास की कमजोरी दिखी थी, गिरावट दिखी थी एक्सपोर्ट इंपोर्ट में। वहां से थोड़े बेहतर जरूर है, लेकिन अभी भी गिरावट के ही ट्रेंड में है। तो चाइना, एशिया को लेकर ये संकेत है। अन्य संकेतों की बात करें तो जैसा क्रूड की हम बात कर रहे थे, करीब करीब 10 से 11 महीने के आसपास ऊंचाई पर है। नवंबर में वो लेवल हमने देखे थे, उन लेवल्स के आसपास अब WTI क्रूड चला गया है। बॉन्ड डील की बात करें तो यूएस में रेट बढ़ने और सख्ती के संकेत से बॉन्ड डील में फिर से तेजी दिख रही है। 10 ईयर बॉन्ड डील 4.3% के आसपास है। 2 ईयर बॉन्ड डील जिस पर भी काफी नजर रहती है बाजार की, वो भी 5% के आसपास चला गया है। अन्य संकेतों में डॉलर इंडेक्स 6 महीने की ऊंचाई पर है, 105 के आसपास जा चुका है। तो ये कुछ अन्य संकेत भी बहुत ज़्यादा एनकरेजिंग नहीं है। रुपए के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा अच्छे संकेत नहीं दिख रहे हैं। एक रेंज में ही कह सकते हैं बाजार के लिए, एक दायरे वाला या मिला जुला संकेत कह सकते हैं, या घरेलू संकेत के दम पर अपना बाजार चल सकता है। तो घरेलू ट्रिगर्स पर फोकस करिए, क्योंकि दुनिया भर से जो संकेत मिल रहे हैं वो हल्की कमजोरी के ही हैं। बॉन्ड मार्केट, डॉलर इंडेक्स, क्रूड, कुछ कहीं से भी कुछ सपोर्ट नहीं नजर आ रहा है फिलहाल। और दुनिया भर के बाजारों में हम देख रहे हैं कि ब्याज दरों में बढ़त की चिंता और डर बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया विश्व मोहन आपका
ये सारी जानकारी देने के लिए। तो अब नज़र रहेगी फेड की बैठक पर। हालांकि माना जा रहा है कि सितंबर में फिलहाल कोई रेट हाइक नहीं होगा, लेकिन नवंबर में एक सख्त रवैया हो सकता है, रुख हो सकता है फेड की तरफ से। और नवंबर में अब जो रेट बढ़ने की अनुमान है वो यहाँ पर काफ़ी सारे जानकार मान के चल रहे हैं कि नवंबर में रेट हाइक देखने को मिल सकता है। तो काफ़ी सरप्राइजिंग मूव था यहाँ पर सऊदी और रूस की तरफ से जो आया, और उसका असर हम लगातार देख रहे हैं। बाजार पर दबाव बना हुआ है और कल यूरोप और यूएस दोनों ही मार्केट्स कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे थे। तो इस वक्त घरेलू बाजारों के लिए तो संकेत पॉजिटिव नहीं आ रहे हैं ग्लोबली। एक बार एफआईआईज और डीआईएस के आंकड़े भी देख लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि आज एफएनओ मार्केट कैसा दिखाई दे रहा है। और एफआईआईज और डीआईएस की तरफ से भी संकेत बहुत अच्छे नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं कैश मार्केट में एफआईआईज भी लगातार बिकवाली करके चल रहे हैं। अगर ये तीसरा दिन था जब बिकवाली थी, और अब तक करीब करीब 8,000 करोड़ से ज़्यादा के शेयर्स की बिकवाली हो चुकी है एफआईआईज की तरफ से। कल का भी आंकड़ा अगर देखेंगे तो कैश मार्केट में 3,245 करोड़ की बिकवाली हुई है। डीआईएस ने कैश मार्केट में कल बिकवाली करके गए 247 करोड़ की। इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईआईज ने 32 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा है, लेकिन आंकड़ा थोड़ा छोटा है। इंडेक्स ऑप्शन में भी देखेंगे तो यहाँ पर भी नेगेटिव ही आंकड़ा निकल कर आ रहा है बिकवाली का 2,318 करोड़ की। तो यहाँ से भी संकेत अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं आज भारतीय बाजारों के लिए। डिम्पी कालरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। इस वक्त संकेत तो काफ़ी कमज़ोर आ रहे हैं दुनिया भर के बाजारों से भी, और अभी हम एफआईआईज और डीआईएस के आंकड़े भी देख रहे थे। एफआईआईज की तरफ से लगातार बिकवाली हो रही है। ऐसे में एफएनओ सेटअप अगर देखें तो आज किन लेवल्स को वॉच करें? गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, हमने कई बार आपके सामने बात रखी है कि मार्केट ने सपोर्ट तो पक्का कर लिया लेकिन रेजिस्टेंस नहीं तोड़ा। तो इसलिए जब तक रेजिस्टेंस नहीं तोड़ेगा आपको बहुत बड़ी एक शॉर्ट कवरिंग मार्केट के अंदर आ जाएगी, ऐसा कहना बहुत मुश्किल था और वो नहीं आ रही है। एक अच्छी चीज आप देख रहे होंगे निफ्टी के अंदर कि वो धीरे धीरे खिसक कर कल उसकी क्लोजिंग 600 के भी ऊपर हुई है। आप इसको भले नोटिस नहीं कर रहे होंगे लेकिन मार्केट बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस जोन पर आके खड़ा है। इसको फोर्स चाहिए ब्रेक करने के लिए। अभी आप खुद एफआईआईज के नंबर पढ़ रहे थे, उसमें से एक भी सिंगल आंकड़ा भी ऐसा नहीं है जो आपको हरे निशान में दिखे, यानी कि जहाँ पे बाइंग हुई हो। सभी जगह क्रॉस द बोर्ड सेलिंग हुई है और एफआईआईज की होल्डिंग अभी भी 51% है, जो पिछले 4 दिन से चल रही है। तो 51% की होल्डिंग 55 नहीं हो रही और 48 भी नहीं हो रही। तो बाजार जस का तस है। तो इसलिए मैं बोलूंगा आज भी मार्केट जस का तस रहेगा। आज फिर से इंडेक्स मैनेजमेंट का दिन होगा। बैंक निफ्टी के अंदर टिपिकली थोड़ी अनवाइंडिंग और शॉर्टिंग हुई है वापस से। बैंक निफ्टी की कल की क्लोजिंग भी उतनी ठीक नहीं थी जितनी होनी चाहिए, 44,400 पे है। तो इसके पास भी एक रेंज है 44,000 से लेकर 44,600 के बीच की या 500 के बीच की, और निफ्टी के पास भी एक रेंज है अब 19,400 से लेके 19,650 के बीच की। तो आज का दिन इसी रेंज के बीच में हम ट्रेड करेंगे। कोई खास बड़ा मोमेंटम मार्केट के अंदर ऐसा नहीं होगा। स्टॉक स्पेसिफिक आप देखेंगे काम होता रहेगा। आज वीकली एक्सपायरी है निफ्टी की। कल बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी हो चुकी है। तो कल बैंक निफ्टी ने सडन फॉल दिखाया और एकदम से ऑप्शंस के प्रीमियम्स को हिलाया। आज हो सकता है निफ्टी के अंदर भी ऐसा ही कुछ होता दिखे, इसलिए ऑप्शंस वाले थोड़ा एग्रेसिव और ज्यादा सतर्क रहे, क्योंकि आज जब एक्सपायरी होगी ऑन वीकली बेसिस निफ्टी तो वहां पर थोड़ा बहुत एक शेकिंग हो सकती है। ये सिर्फ शेक कर रहा है बाजार, अभी मेक और ब्रेक के लेवल में नहीं है। दूसरी बात, जिनके पास भी लॉन्ग पोजीशंस हैं उनको थोड़ा बाजार के अंदर 19,400 का एक स्टॉप लगा के रखें और बैंक निफ्टी वाले 44,000 का स्टॉप लॉस लगा के रखें। आज अगर मान लीजिए कोई डिप मिलता है, क्या उसका इस्तेमाल बाइंग में करना चाहिए? तो मेरा जवाब हो सकता है हाँ, हल्की बाइंग के तौर पर आप कर सकते हैं बाइंग, लेकिन एग्रेसिव होकर बाय करने की फिलहाल भी जरूरत नहीं है। और एक और बात, जब आप बाय कर रहे हैं तो अपने माइंड में बात क्लियर रखिएगा कि आपको निफ्टी से ज्यादा 60-70 पॉइंट मिलेंगे या 100 पॉइंट मिलेंगे और बैंक निफ्टी से ज्यादा 150 पॉइंट मिलेंगे। अगर आप इसमें राजी हैं तो ही आइएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा एक कॉर्पस नहीं है तो फिर आपको आने की भी जरूरत नहीं है। इंडाइसेस से फिलहाल दूरी रहे, रेंज में काम होगा। बिल्कुल रेंज में काम होगा। इंडेक्स से दूर रहने की राय इस वक्त आपको दी जा रही है, और लगातार हम आपको ये बता रहे हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक ही यहाँ पर ट्रेड अपनाइए। बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं और मार्केट पर तो हमने
चर्चा की। आगे कुछ और भी ट्रेडिंग आइडियाज आपके सामने रखेंगे, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं कि कल कौन कौन सी खबरें आई हैं बाजार बंद होने के बाद। शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले ऑफ कोर्स आज जियो फाइनेंशियल सर्विसेज फोकस में रहने वाला है। आज जो है वो एनएससी के इंडिसेस से जो है एक्सक्लूड होने वाले हैं। इसके अलावा पावर स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, जैसे कि जेएसडब्ल्यू एनर्जी, एनटीपीसी और इवन इंडिया एनर्जी एक्सचेंज। अब यहाँ पे भारत का पावर डिमांड जो है वो पीक लेवल पे आ गया है और पावर मिनिस्ट्री जो है सारे स्टेट्स और डिस्कॉम्स को कहें कि इमीडिएट स्टेट्स ले, ताकि वो पावर डिमांड को जो है वो रिस्टोर कर पाए, उसको कवर कर पाए। अब याद रखिए जो पावर है एक्सचेंजेस के ज़रिए भी सेलिंग करने देख सकती है। अगर स्टेट्स जो हैं परचेज नहीं कर पा रहे हैं आपके लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट्स के द्वारा, तो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स पावर सेक्टर में देखने मिल रहे हैं। ऑफ कोर्स डेफिशिएंसी जो मानसून में आई है, तो पीक पावर डिमांड जो है वो देखने मिल रहा है। भारत फोर्ज, जीएनए एक्सेल्स और आरके फोर्जिंग्स फोकस में रहेंगे। यहाँ पे क्लास 8 ऑर्डर्स अगस्त के आ गए हैं, जहाँ पे लगभग 16% का मंथ ऑन मंथ बेसिस पे ग्रोथ हुआ है। लेकिन अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो अभी भी जो ऑर्डर एक्टिविटी है अभी भी रिप्लेसमेंट लेवल से कम है। तो ओवरऑल जो थोड़े मिले जुले संकेत आ रहे हैं। इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक के बात करें तो मैनेजमेंट मीट हुई थी, जहाँ पे उन्होंने जो एस्टिमेट दिया लगभग 25% का CAGR का AUM ग्रोथ का अनुमान है अगले 5 साल में। और मार्जिन्स हालांकि अभी प्रेशर में रह सकते हैं। इसके 2 कारण हैं। एक है कि वो स्केल डिपॉजिट को जो है बढ़ाना चाहते हैं फ्रेंचाइजी को, और जो लोअर CD रेशियो है उसके कारण जो है आपके मार्जिन्स में दबाव पड़ेगा। IPM की जो इंडिया फार्मा की जो डेटा आती है मंथली अगस्त की, यहाँ पे देखें तो लगभग 4% का ग्रोथ आया, जहाँ पे प्राइस हाइक्स लिए गए हैं। इसमें परफॉर्मेंस किसका बेटर था इंडस्ट्री का, ये 3 स्टॉक्स आप नोट कर लें। सबसे पहला है सन फार्मा, टोरेंट फार्मा और मैनकाइंड फार्मा। और जहाँ पे वीक परफॉर्मेंस देखने मिली है वो है फाइजर और सनोवी। ये आपके MNC फार्मा स्टॉक्स हैं। इन स्विफ्ट लैब भी फोकस में रहेगा। और कल अनाउंसमेंट भी आया था, स्टॉक लगभग 20% ऊपर था। यहाँ पे जो है इंडिया ARF जो है API और क्रैम्स बिजनेस 1650 करोड़ में जो है अक्वायर करने वाले। अब इंडिया RF जो पोर्टफोलियो कंपनी है वो सिंथेमेड है, लेकिन याद रखिए यहाँ पे एक इंटर ग्रुप ट्रांजैक्शन भी होगा 500 करोड़ का। तो रफली 350 करोड़ का जो है टोटल इन्फ्लोज आने वाले, क्योंकि इसमें डेट कंपोनेंट भी है। ICICI बैंक की मैनेजमेंट मीट हुई थी, जहाँ पे 2 अहम बात सामने आई है। यहाँ पे मार्जिन जो है मॉडरेट होंगे, क्योंकि अब फंडिंग कॉस्ट की जो है बढ़ोतरी देखने मिल रही है। हालांकि वो मेंटेन करने वाले हैं FY24 के मार्जिन FY23 के लेवल्स पे। हालांकि जो ब्रांच एक्सपेंशन है उस पर बुलिश नज़रिया रखा गया है। धानुका एग्रीटेक, यहाँ पे भी इनकी इंपॉर्टेंट अपडेट आई है। अगस्त के महीने में जो इंसेक्टिसाइड की डिमांड है इसमें जो है स्ट्रांग रही है, क्योंकि पेस्ट अटैक्स जो है वो ज़्यादा हुए, क्योंकि ह्यूमिडिटी लेवल्स बढ़ गई है। इसके अलावा जो है रॉ मटेरियल प्राइसेस में गिरावट के कारण जो है वित्त साल 2024 में एक्सपेक्ट हो सकता है कि जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो लगभग 100 बेसिस पॉइंट्स तक जो है बढ़ सकते हैं। PVR आइनॉक्स भी फोकस में रहेगा। और यहाँ पे जवान जो फिल्म है वो आज रिलीज़ होने वाली है 10,000 स्क्रीन में। और बाज़ार का जो बुलिशनेस है, शाहरुख खान की ये सबसे बड़ी रिलीज़ है, तो इसको जो है ज़रूर जो है फोकस में रखिएगा। फोर्स मोटर्स के जो अगस्त सेल्स है, यहाँ पे सेल्स में लगभग 40% से ज़्यादा का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने मिला है, तो एक पॉजिटिव रिएक्शन देखने मिल सकता है। मिंडा कॉप में प्रमोटर ने 5.5 लाख शेयर्स की एक्विजिशन की। वही अदानी पावर में 36 लाख का ये आंकड़ा था, यहाँ पे प्रमोटर ग्रुप ने एक्वायर किया है। RHI मैग्नेसिटा ने CCI ने क्लियर कर दिया है, जहाँ पे जो रोन कैपिटल है वहाँ पे 30% स्टेक जो है वो एक्वायर कर सकते हैं। और आखिर में मैं बात करूँगा आवास फाइनेंसेस का, जहाँ पे स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड ने लगभग 0.57% की स्टेक की एक्विजिशन की है। ओके, तो ढेर सारी खबरें हैं, इंपॉर्टेंट अपडेट्स आए हैं कल बाजार बंद होने के बाद। इस पर हमारी नजर रहेगी। थैंक यू शरद आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, और बाजार पर के लेवल्स तो हमने आज के लिए समझ लिए, लेकिन किन स्टॉक्स पर ट्रेड करें ये भी एक बार देख लेते हैं। और हमारे साथ फोन लाइन पर investforedu.com से आदित्य अग्रवाल जुड़ चुके हैं। आदित्य, थैंक यू सो मच ET नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। तो इंडाइसिस तो रेंज में ही रहने का अनुमान है, ये अभी हमने बात भी की थी थोड़ी देर पहले। तो अगर स्टॉक स्पेसिफिक शेयरों को ट्रेड करना हो तो कौन से सेक्टर, कौन से स्टॉक्स पर आपकी नज़र है? गुड मॉर्निंग पूजा, शो पे बुलाने के लिए शुक्रिया। बिल्कुल, और काफी मोमेंटम है काफी स्टॉक्स में। हमने देखा था कल कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक्स काफी अच्छे लग रहे हैं यहाँ पे। FMCG स्टॉक्स में मोमेंटम, IT में लगातार मोमेंटम बना हुआ है। तो 2 स्टॉक मेरे रडार पे आया है। पहला है VIP इंडस्ट्रीज का शेयर पूजा। एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद अच्छे वॉल्यूम्स पे ब्रेकआउट देखने मिला हमें 2 दिन पहले, और कल फॉलो अप मूव भी आया था स्टॉक में। तो VIP इंडस्ट्रीज में खरीदारी करने की सलाह दूंगा करंट लेवल्स पे। यहाँ पे लक्ष्य रहेगा 760 का, और स्टॉप लॉस लगा है 680 का। दूसरा स्टॉक है मैरिको का।
अगेन एक अच्छे कंसोलिडेशन मूव के बाद एक करेक्शन आया था स्टॉक में एक अच्छे अप मूव के बाद, और अब वापस से कल एक अच्छा बड़ा एक अप मूव भी देखने मिला हमें। वॉल्यूम्स पे ब्रेकआउट आया स्टॉक पे फ्रेश, मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक अच्छा अप मूव आना चाहिए। करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी। 615 का टारगेट रहेगा और नीचे स्टॉप लॉस लगा है 574 का। वीआईपी इंडस्ट्रीज और मैरिको दोनों में खरीदारी करने की सलाह। आगे कुछ और भी ट्रेडिंग आइडियाज आपके सामने रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य आपका ये रणनीति सुझाने के लिए। बस जान लेते हैं कि ब्रोकरेज के रडार पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं। हमारे साथ वामाक्षी जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। वामाक्षी, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम आईटी शेयरों के साथ। नोम्यूरा की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और ये लार्जली हाईलाइट कर रहे हैं कि रेवेन्यू ग्रोथ FY25 में इन्हें पिकअप होती हुई नजर आ रही है और ये लार्जली लार्ज डील्स के चलते उन्हें नजर आ रही है। मार्जिन इंप्रूवमेंट भी एक्सपेक्टेड है, मगर ये थोड़ा सा स्लो रह सकता है और ओवरऑल लिमिटेड विजिबिलिटी है एक टर्न अराउंड डिस्क्रिशनरी डिमांड में जो IT सर्विसेज के लिए है, और इसी के चलते थोड़े कॉशियस है ये पूरे IT सेक्टर पर। तो ओवरऑल खरीदारी की राय इनकी तरफ से बरकरार है। टेक महिंद्रा, कोफोर्ज और बिरला सॉफ्ट पर रिड्यूस की राय बरकरार है। TCS, LTI माइंडट्री, एम्फोसिस और LTTS पर न्यूट्रल की राय बरकरार रखी है। विप्रो, HCL टेक और परसिस्टेंट सिस्टम पर और इन्फोसिस को उन्होंने रिड्यूस की राय से अपग्रेड कर न्यूट्रल की राय दी है। इसके अलावा इंडिगो भी हमारे रेडार पर रहेगा। गोल्डमैन सैक्स की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और ये हाईलाइट कर रहे हैं कि लोअर यील्ड्स और हायर फ्यूल प्राइसेस के चलते Q2 में थोड़ी सी वीकनेस नजर आ सकती है। इनफैक्ट Q2 में करीब 11 रुपीज़ प्रति शेयर का लॉस भी एक्सपेक्टेड है, मगर इसके बावजूद गोल्डमैन सैक्स ने इंडिगो पर अपनी खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस दिया है 2600 रुपये प्रति शेयर का। और आखिर में हम फोकस करेंगे HDFC बैंक पर। मैक्वारी का कहना है कि लो क्रेडिट कॉस्ट के चलते रिटर्न ऑन एसेट्स कंपनी Q2 में करीब अराउंड 1.9% पर रिपोर्ट कर सकती है। PPOP ग्रोथ हालांकि थोड़ा सा लो हो सकता है और ये मेनली हायर ओपेक्स और मार्जिन पर नियर टर्म प्रेशर के चलते दिख सकता है। HDFC बैंक उनके मुताबिक एक मार्की बाय है और इनफैक्ट पूरे ही सेक्टर में इनकी टॉप पिक है। तो ऑल इन ऑल इसी के चलते मैक्वारी ने HDFC बैंक पर आउट परफॉर्म की राय को बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस दिया है 2110 रुपीज़ प्रति शेयर का। थैंक यू वामाक्षी आपका ये जानकारी देने के लिए। अब बढ़ते हैं G20 की तैयारियों की तरफ, और G20 को लेकर तैयारियां ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी हैं। दिल्ली को कैसे सजाया जा रहा है, आइए आपको इसकी एक झलक दिखाते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संवाददाता समीर दीक्षित। ये मौका बेहद खास है, बड़ा मौका है जब देश पहली बार G20 ग्लोबल लीडर समिट की मेज़बानी कर रहा है, और यही वजह है कि पूरी दिल्ली को बहुत खूबसूरती से सजाया गया है ताकि जब विदेशी मेहमान इस ग्लोबल लीडर समिट के लिए दिल्ली आए तो उनका दिल जीता जा सके। उसकी झलक मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है मंडी का मेट्रो स्टेशन, और ये जो दिल्ली मेट्रो स्टेशन है यहाँ पर इसको कितनी खूबसूरती से सजाया गया है, पेंटिंग की गई है और भारत की विरासत की एक झलक यहाँ पे दिखाई गई है। इस पूरे मेट्रो स्टेशन को इतनी खूबसूरती से सजाया गया है, और ये सिर्फ एक झलक है। दिल्ली मेट्रो के तमाम स्टेशन को ऐसे ही सजाया गया है ताकि जब यहाँ से विदेशी मेहमान गुजरे, उनका कॉन्वॉय गुजरे, तब वो देख पाएँ असली भारत को, भारत की पहचान को, ट्रेडिशन को, कल्चर को, और वो बहुत खूबसूरती से यहाँ पर दिखाया गया है। इस चित्रकारी को अगर आप देखें तो सोचिए कितनी मेहनत लगी होगी और कितना वक्त दिया होगा, कितनी खूबसूरती से इसको बनाया गया है। और ये सिर्फ एक झलक है, क्योंकि ऐसी तमाम खूबसूरत पेंटिंग और मेट्रो स्टेशन में की गई है और कुछ इसी अंदाज में पूरे दिल्ली को सजाया गया है। अब बात चूँकि दिल्ली मेट्रो की हो रही है तो आपको बता दें कि 8, 9 और 10 इन 3 दिन में दिल्ली मेट्रो की जो सेवाएं हैं वो सुबह 4 बजे से शुरू हो जाएंगी। जो टर्मिनल है दिल्ली मेट्रो के, वहाँ पर दिल्ली मेट्रो की सर्विसेज हैं जो सुबह 4 बजे शुरू हो जाएंगी। 9 और 10 सितंबर को जिस दिन G20 का समिट होना है उस दिन भी दिल्ली मेट्रो ऑपरेट करेगी। हालांकि कुछ स्टेशन जैसे सुप्रीम कोर्ट स्टेशन वो बंद रहेंगे, वहाँ से पैसेंजर बोर्डिंग या डीबोर्डिंग नहीं कर सकते, चढ़ उतर नहीं सकते दिल्ली मेट्रो में, और ये सिक्योरिटी के लिए ये एहतियातन कदम उठाया गया है। लेकिन दिल्ली मेट्रो की सेवाएँ सुचारू रूप से चलती रहेंगी, लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो। दिल्ली मेट्रो सेवा का वो फ़ायदा उठा सकते हैं, वो अगर ट्रैवल करना चाहते हैं तो दिल्ली मेट्रो में ट्रैवल कर सकते हैं। अब बात सिक्योरिटी के नज़रिए से भी आपको बता दें कि चप्पे चप्पे पे जवान तैनात हैं। मेरे दाईं तरफ आप देखें तो यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स के जवान इस तरीके से तैनात किए गए हैं, और ये सिर्फ मेट्रो स्टेशन नहीं बल्कि हर इक्वल डिस्टेंस पर इस तरीके के जवानों की तैनाती की गई है। अब पूरे अगर आप एक बड़ी तस्वीर देखें इस इलाके की, दिल्ली में ये बेहद एक सेंटर है ये दिल्ली का, जहाँ पर खूबसूरती से ये पूरी सजावट की गई है।
ये जो पूरी ग्रीनरी आप देख रहे हैं, ये ग्रीनरी, ये छटा आपको पूरी दिल्ली में नज़र आएगी। और उसकी वजह यही है कि जो G20 ग्लोबल लीडर समिट है, ये पहली दफ़ा हो रहा है और पहली बार में जो फर्स्ट इंप्रेशन जो विदेशी मेहमान को होना चाहिए वो बहुत ख़ास होना चाहिए। जो आप चौराहा देख रहे हैं, ये जो गोल चक्कर है, यहाँ पर जो G20 के जो सदस्य हैं, जितने देश हैं, उनके झंडे यहाँ पर हैं। जैसे ब्रिटेन, अमेरिका, जापान, उनके झंडे यहाँ पर लगाए गए हैं जो फहराए जाएंगे। और ये सब कुछ ताकि जब मेहमान आए, जब विदेशी मेहमान आए तो उनका दिल जीता जा सके। ये पहली दफ़ा है जब भारत मेज़बानी कर रहा है G20 समिट की और इस तरीके से पूरे दिल्ली को सजाया गया है। लेकिन एक बात का विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है कि ये सब कुछ 9 और 10 तारीख को समिट तो हो, लेकिन जो लोगों की आवाजाही है, मूवमेंट है और बाकी जो बातें हैं, उनका पूरी उस सहूलियत का भी ध्यान रखा जाए। और इसके साथ ही देश, दिल्ली तैयार है इस बड़े आयोजन के लिए। बिल्कुल, तो ये थी G20 समिट को लेकर जो तैयारियां चल रही हैं उसकी खास रिपोर्ट समीरा को बता रहे थे। लेकिन चलिए अब क्विकली आगे बढ़ते हैं और कमोडिटी मार्केट का एक अपडेट ले लेंगे। जो आइडियाज़ हमें आए हैं उसमें गोल्ड में आप बिकवाली करके चलिए 58,850 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस होगा 59,350 का। और सिल्वर में भी बिकवाली करने की ही राय है, 71,500 के लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। कच्चे तेल में लेकिन खरीदारी करके चलिए, यहाँ पर तेजी आगे भी बनी रह सकती है और 7,300 तक के लेवल्स भी कच्चे तेल में देखने का अनुमान है। 7,070 का लगाइए स्टॉप लॉस। और आखिर में बात करते हैं कॉपर की, यहाँ पर भी बिकवाली ही करने की सलाह है, 731 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस है 740 का। तो ये कुछ ट्रेडिंग आइडियाज़ कमोडिटी मार्केट से। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में